तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। और हमारा जिला सीरीज चल रहा था। जिला सीरीज का एक डिस्ट्रिक्ट पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, वो है पौड़ी। पौड़ी के बाद हम चले थे टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल की भी एक क्लास आपको प्रॉपर मिल गई होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, आज ही पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो एक बार पहले वो क्लास देख लें, तभी आपको ये वाली क्लास ज़्यादा समझ में आने वाली है। क्योंकि लास्ट क्लास में जो कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसी को वहाँ से हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ किसी भी चीज़ को सीखना होगा तो शुरू से, जड़ से, बेस से सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बाकी आप समझदार हैं। बाकी पुराने बच्चे, मेक श्योर कि आपने जो कल पढ़ाया गया था वो आपने रिवाइज कर लिया है। विदाउट रिवाइज आपको नौकरी पाना असंभव टाइप का लगता है। तो चीज़ों को याद करना, रिवीजन करना जरूरी है। चलते हैं, देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। एक बार उनको रिवाइज करते हैं, देन आज नई चीज़ें मैं लिख के बता दूंगा। हम पढ़ रहे थे टीरी। टीरी का आकार भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, तितली के जैसा है कल वाली क्लास में। उसके बाद हमने ये टीरी मार्केट, टीरी जो शहर है, नया टीरी, वो मैंने आपको कल वाली क्लास में आपको बता दिया था। कोई बच्चा कल वाली क्लास वाला होगा तो उसने देखा होगा। उसके बाद हमने ये अलकनंदा और भागीरथी नदी को देखा था, गंगा का संगम हो गया था यहाँ पे। रघुनाथ मंदिर मैंने आपको पढ़ा लिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने टिहरी डैम पढ़ा था, कल वाले बच्चों को पता होगा, हमने टिहरी डैम भी पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने टिहरी में साहसिक खेल अकादमी पढ़ी थी। और साहसिक खेल अकादमी भी किसके नाम से रन हो रही है? राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में है, ये भी हमने पढ़ा था। ये झील के बीचों बीच में कुछ घर, रूम बनाए रखे हैं, होटल टाइप के बना रखे हैं, इनके बारे में भी हमने कल चर्चा करी थी। आगे बढ़ेंगे हम, और हमें क्या क्या चीज़ टिहरी में देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे चंबा को। ये चंबा मार्केट आपको दिख रहा होगा, गढ़वाली गाना में ना, धन सिंगा की गाड़ी चली ऋषिकेश बटे ने चंबा बाजारा, तो वही वाला चंबा मार्केट। बहुत सुंदर ये जगह है, कभी आप जाइएगा इधर। तो ये है चंबा मार्केट, इसके बारे में भी पढ़ोगे आप। चंबा में ही राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जी का स्मारक है, जो कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाई है गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में। जितनी बातें कही जाए कम है। और गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में पौड़ी गढ़वाल में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद से, जहाँ पे आपको दरबान सिंह नेगी जी के बारे में बताया होगा, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस। और गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में भी हम विक्टोरिया क्रॉस में पढ़ते हैं। तो आज हम इन पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिएगा, आगे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद ये है चंबा मार्केट में ही ये है, और ये क्या है? श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। पहले श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी काम करती थी एचएनबी के तहत, परंतु अभी ये एचएनबी से अलग होकर एक स्वतंत्र बॉडी बन चुकी है। तो इसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, और ये मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है। मंदिर का नाम है चंद्रबदनी मंदिर। तो कभी क्वेश्चन आएगा चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, तो चंद्रबदनी मंदिर भी आपका टिहरी में है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा सा इमेज देख के हल्का सा मेक श्योर करें कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। चित्र से थोड़ा आदमी को ज़्यादा याद होता है, तो आप इन चित्रों को अपनी मेमोरी में सेव करके रखें। ये मंदिर अगर आपने उत्तराखंड के पुराने पेपर सॉल्व आउट कर लिए होंगे तो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे पलेठी का सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अगर आपको याद होगा तो पुराने पेपर सॉल्व आउट करते हैं। तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो कल्याण वर्मन ने बनाया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे आज वाली क्लास में? कुंजापुरी मंदिर, टिहरी वालों की फेमस मंदिर है, सबको पता होगा टिहरी के बारे में। कुंजापुरी, टिहरी के बच्चों को तो कुंजापुरी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद टिहरी के बारे में हम और क्या पढ़ने वाले हैं? यह है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर की पुलिस एकेडमी। आप में से बहुत सारे बच्चे के कल परसों भी यहाँ पे आपने देखा होगा, आपके भाई बहन या बड़े भाई बहन एसआई जो बनता है, उनका यहाँ पे पासिंग आउट पीरियड था, तो यहीं पर था वो, नरेंद्र नगर में। इसके अलावा यहाँ पे ये पढ़ते हैं, अगर स्वर्ग बोलना है या सुरकुंडा देवी माता का नाम लेना है, बात एक ही है। बहुत सुंदर एक जगह है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और बहुत जानी मानी मंदिर है उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल में। तो आज सुरकुंडा देवी मंदिर के बारे में भी हम देखेंगे। ये सुरकुंडा देवी मंदिर का चित्र है और बहुत सुंदर है। कभी आपका टिहरी या धनौल्टी जाने का मन हो या मसूरी आप पहुँचो, तो धनौल्टी मसूरी से नज़दीक ही पड़ता है, तो आप इस मंदिर में भी जरूर जाइए। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कैंपटी फॉल, और कैंपटी फॉल पड़ता है मसूरी में, और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? टिहरी में। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि कहाँ पर हम थे। तो कल हम पढ़ रहे थे टिहरी डैम। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे चित्र मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक बार उन सारे चित्रों पर दोबारा बात करेंगे क्लास के एंड में। टिहरी डैम के बारे में बेसिकली मैंने आधी चीज़ें आपको बता दी थी, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आज।
आप पुरानी वाली क्लास देख लीजिएगा कैसे कैसे टिहरी डैम बना था, वो हमने कल देख लिया था कि 1972 में पहले योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, 1978 में इसको यूपी सिंचाई विभाग ने काम शुरू किया था। लाइन से लिख देता हूँ, कल वाली क्लास का डाटा है ये। 1972 में क्या हुआ था, योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, ये हमने कल पढ़ लिया था। जो बच्चा आज ही क्लास से जुड़ रहा है तो प्लीज़ पहले कल वाली क्लास देखेंगे, तभी समझ में आएगा आपका, अदरवाइज नहीं आएगा। 1972 में मंजूरी देने के बाद 1978 में कार्य शुरू हो गया था। कार्य शुरू कौन करता है, सिंचाई विभाग पढ़ता है, कल वाले बच्चों को ये भी पढ़ा दिया गया था। 78 के बाद जो डेट आती है 88 आती है, और 88 में हमने बोल गया था क्या बनता है, THDC बनता है। और THDC फिर काम शुरू कब करता है, फरवरी 89 में। तो हमने ये सारी चीज़ें कल तक पढ़ ली थी। आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका। देखिए एक डेट और आती टिहरी डैम से, कल वाली हेडिंग को कंटिन्यूअसली आगे करेंगे। कल वाले बच्चे जो कंटिन्यूअसली या रोज रोज नोट्स बनाते हैं, तो कल वाली क्लास जहाँ तक छोड़ी थी उसी से आगे आज लिखने की कोशिश करेंगे। जो पहली बार आज ये क्लास पे आ रहे हैं तो आपको तो कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी। 1986 में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है मिखाइल गोरबाचोव। आज की क्लास को शुरू करिएगा, कल जहां पर छोड़ा था उससे आगे चलें। मिखाइल गोरबाचोव और भारत का एक दोस्त है, भारत के दोस्त का नाम है रूस। तो रूस के ये PM थे और ये भारत की यात्रा पे आए थे। जब कोई भी देश एक दूसरे देश की यात्रा करता है तो एक दूसरे की मदद वो करता है, और भारत का तो रक्षा मदद हमेशा से रूस ने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिखाइल गोरबाचोव से अपनी टिहरी डैम को बड़ा करने की डिमांड उत्तराखंड या भारत सरकार करती है। और टिहरी डैम जो बन रहा था ना, टिहरी डैम स्टार्टिंग में बन रहा था 600 मेगावाट का, और तब मिखाइल गोरबाचोव ने बोला कि भाई मैं इसकी मदद करूंगा, आप इसे बनाइएगा, और फिर ये बनने लग गया 2400 मेगावाट का। कुल मिला के पहले टिहरी डैम जो हम लोग बना रहे थे वो एक छोटा सा डैम बना रहे थे, नॉर्मल सा, जितना हमारे लिए था। परंतु जब किसी ने बोला ना कि मैं मदद कर रहा हूं, तो इन्होंने इसको ज्यादा ही बड़ा बना दिया, लगभग 4 गुना बड़ा बना दिया। तो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में टिहरी डैम कितना मेगावाट का है, तो वर्तमान में तो टिहरी डैम कितना मेगावाट का है आपके सामने लिखा है 2400 मेगावाट का है। बट बोलेंगे प्रारंभिक रूप से टिहरी डैम कितना मेगावाट का बन रहा था, स्टार्टिंग में वो बना कितने का रहा था, 600। जैसा होता है ना, गांव में 2 भाई होते हैं तो दोनों फौज में भर्ती हो जाते हैं, तो शादी के बाद बड़ा वाला भाई देहरादून में या कोटद्वार में अपने लिए मकान बना रहा होता है। तो लोन वगैरह लेके फौजी भाई 20, 25, 30, 35 लाख रुपए का एक मकान अपने लिए बनाता है। मगर छोटा वाला भाई बोलता है कि यार भाई मैं मदद करूंगा तेरी, तो अपने लिए अपना खुल के मकान बना। तो भाई क्या करता है, 2 मंजिला मकान बना देता है, डबल स्टोरी मकान बना देता है। उसको पता है कि छोटा वाला भाई मदद कर रहा है तो थोड़े से बड़ा बना देता हूँ। सेम वही चीज़ है वह। इंडिया वाले तो टिहरी डैम को कितना बना लेते हैं, 600 मेगावाट का। मिखाइल गोरबाचोव उसने बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे, और भारत वालों ने बोला जब ये मदद करेगा तो क्यों नहीं इसे बड़ा बना दिया जाए, पैसा ये दे रहा तो क्यों नहीं इसे बड़ा बना दिया जाए। और 2400 मेगावाट का ये बना दिया गया, जो कि बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर गलती से कुछ गड़बड़ होगी ना तो पूरा ऋषिकेश हरिद्वार का तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई शहर था, यहाँ तक कि दिल्ली तक इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। वापिस पढ़ते हैं। जब इन्होंने मदद करी तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो आप सब लोगों को पता है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो इसका डिज़ाइन तैयार किया है जेम्स ब्रून ने। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, जेम्स ब्रून। अगर क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम का डिज़ाइन किसने बनाया है, तो जेम्स ब्रून ने बनाया है। बाकी चीज़ें मैं आपको कल वाली क्लास में पढ़ा चुका था। फिर ये बनकर तैयार हो गया। जब डैम बनकर तैयार हो गया तो ये देश को सौंप दिया गया कि भाई तुमने बोला था डैम बनाना है, और इंजीनियरों ने डैम बना दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये सौंप दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम भारत को कब सौंपा गया या राष्ट्र को कब समर्पित हुआ था, तो 2006 में। 2006 में राष्ट्र को समर्पित। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, तो टिहरी डैम राष्ट्र को समर्पित किया गया था 2006, और आपको डेट भी लिखनी होगी तो आप लिख सकते 30 जुलाई। ये टिहरी डैम के कल बचे हुए पॉइंट थे, ये हमने बाकी टिहरी डैम को कल पढ़ लिया था। द लास्ट पॉइंट आपको टिहरी डैम के बारे में लिखना है। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के लोगों को कितना % रॉयल्टी मिलता है, तो 12% रॉयल्टी यहाँ से उत्तराखंड के लोगों को मिलती है। मतलब टिहरी डैम की जो बिजली, जितनी भी बिजली बनाता है 2400 मेगावाट, उसमें से 12% बिजली उत्तराखंड में ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। बाकी बिजली को हम यूपी गवर्नमेंट को, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को बेच भी देते हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोगों को या लोकल के लोगों को कितना % रॉयल्टी मिलता है, अगर टिहरी डैम से बात करें तो 12%।
तो डैम की आधी से ज़्यादा बातें हम कल पढ़ चुके थे, कल वाली क्लास को आप देखिएगा। आज 2-3 पॉइंट थे टिहरी डैम में, वो हमने आज पढ़ लिए हैं। ठीक है, इससे आगे क्या है, चलते हैं आगे। जब भी आप कोई चीज़ अच्छी करो, कोई भी चीज़ आप करो, तो कुछ तो सपोर्टर होते हैं आपके, जैसे मिखाइल गोरबाचेव थे, मगर कुछ ना कुछ विरोध करने वाले भी होते हैं। विरोध का एक तो गलत ही तरीका होता है कि यार ये तरक्की कर रहा है तो इसका विरोध कर दो, जैसे होते हैं आपके पड़ोसी। मगर एक विरोध करने का जेन्युइन तरीका भी होता है कि यार आप कुछ चीज़ बना रहे हो और उससे दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो विरोध करेगा। तो यहाँ पे टिहरी डैम का भी विरोध हुआ और यहाँ से पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी रिसेंट में पटवारी का पेपर हुआ तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे अगली हेडिंग क्या लिखेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हेडिंग का नाम लिखेंगे टिहरी डैम का विरोध। अब डैम तो बन गया, मैंने बता दिया, मगर पैरेलल में इसका विरोध भी तो चल रहा था। ऐसा थोड़ा ना कि टिहरी डैम का किसने विरोध ही नहीं किया। तो टिहरी डैम का क्या विरोध हुआ था, सबसे पहला पॉइंट आएगा टिहरी डैम का प्रथम विरोध किसने किया। पहली बार किसने टिहरी डैम के खिलाफ आवाज उठाई कि टिहरी का डैम नहीं बनना चाहिए, तो वो है कमलेंदु मतीसा। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, टिहरी डैम का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, कमलेंदु मतीसा। टिहरी की महारानी थी कमलेंदु मतीसा अपने ज़माने में। बाद में हम स्वतंत्र हो गए थे तो इसको भी नॉर्मल इंसान के जैसे ट्रीट किया जाता था। अदरवाइज राजा महाराजाओं के शासनकाल में तो ये रानी थी। तो इसी रानी ने टिहरी डैम का सर्वप्रथम विरोध किया। क्वेश्चन आ गया, टिहरी डैम का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, इन्होंने किया था। कमलेंदु मतीसा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको लिखने होंगे, जो मैं हमेशा से लिखाता हूँ, पुराने बच्चों को पता होगा, तो दोस्तों इनकी 2 बुक है। एक बुक का नाम इनका क्या होगा, एक बुक का नाम इनका जीवन ज्योति। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा जीवन ज्योति किसकी बुक है, तो जीवन ज्योति बुक है इन्हीं कमलेंदु मतीसा की। और एक बुक लिखी इन्होंने माई इंप्रेशन, एक बुक लिखी इन्होंने माई इंप्रेशन ऑन अमेरिका। तो क्वेश्चन आएगा माई इंप्रेशन ऑन अमेरिका बुक रिटन बाई, तो आपका सही आंसर होगा कमलेंदु मतीसा। आपके पास पूछा जाएगा जीवन ज्योति बुक रिटन बाई, आपका आंसर आएगा कमलेंदु मतीसा। कौन है ये कमलेंदु मतीसा, टिहरी की एक्स क्वीन हुआ करती थी और टिहरी डैम का सबसे पहले विरोध इन्होंने किया कि टिहरी का डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसी टिहरी के डैम में राजा का महल डूब गया था, राजा का परिवार डूब गया था, राजा के द्वारा बनाया गया घंटाघर डूब गया था। तो आपने कोई जी जान से एक महल बना रखा है और वो डूब जाए विकास के कार्यों में, तो विरोध हो जाता है। हर चीज़ का विरोध होता है। देखो, आपके गांव वाले चाहते हैं कि गांव-गांव में रोड आए, आपके गांव वालों की भी डिमांड है गांव में रोड आए, मगर होता है ना, जब बिल्डोजर वाले पीडब्ल्यूडी वाले गांव में रोड बनाने आते हैं तो गांव का एक ऐसा बुड्ढा होता है जो लेट जाता है खेत में कि मेरा खेत नहीं कटने चाहिए, आज आप बिल्डोजर को चढ़ा दे मेरे छाती के ऊपर से, ऐसा लेटने वाला ड्रामा वो कर देता है। होता है ऐसा, हमें रोड भी चाहिए। अब रोड आएगी गाँव में तो हमारे पेड़ कटेंगे, हमारे खेत कटेंगे, हमें वो भी नहीं कटवाने, तो दिक्कतें होती है गाँव में भी, आप इसे रिलेट कर पाओगे। तो ऐसे ही कमलेंदु मतीसा टिहरी डैम का विरोध कर रही थी क्योंकि उनके महल वगैरह उसमें डूब रहे थे। बाकी कमलेंदु मतीसा के बारे में जो 2 बुक थी वो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा थी। कमलेंदु मतीसा के बारे में एक और पॉइंट अगर आपको लिखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो 1958 में समाज सेवा के रूप में, समाज सेवा के लिए इन्हें एक अवार्ड मिला था, जो कि भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है और उसका नाम है पद्म भूषण अवार्ड। तो पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये राजनीति की भी थी, राजनीति में भी उतरी थी, टिहरी की पहली महिला सांसद रह चुकी है। तो क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र में मिला था, तो राजनीति में नहीं मिला था, इनको किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो टिहरी डैम का पहला विरोध किसने किया, आपके सामने लिख दिया है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है टिहरी डैम के विरोध में, वो आता है 1978 टिहरी डैम का विरोध हम पढ़ रहे हैं, तो 1978 हमें पढ़ना है। और अभी एक समिति बन जाती जिसका नाम है बांध विरोधी समिति। अब पूरे लोगों का ही एक ग्रुप बन जाता है जिस ग्रुप को बोला जाता है बांध विरोधी समिति। नहीं, बांध का क्या करना है, विरोध करना है, किसी भी हालत में टिहरी डैम बनना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम के विरोध में बांध विरोधी समिति कब बनी थी, तो आप क्या बोलोगे, बांध विरोधी समिति कब बनी थी, 1978 में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या है क्या नहीं। अब कोई भी कमेटी बनाएगा तो कोई ना कोई तो इस कमेटी को रन करेगा, कोई ना कोई कमेटी का हेड तो होगा। हम कोई भी कमेटी बनाते हैं तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष होता है, कोई ना कोई उसका सीनियर होता है जिसके हर्ता-कर्ता बोल सकते हैं। तो बांध विरोधी कमेटी जो बनी थी ये किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी विद्यासागर नौटियाल जी ने।
किसने बनाई थी दोस्तों? विद्यासागर नौटियाल जी ने। अगर क्वेश्चन आएगा बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, टिहरी डैम के लिए बांध विरोधी समिति कब बनी थी, तो आप दोनों क्वेश्चनों को कर पाओगे कि विद्यासागर नौटियाल जी थे इसके अध्यक्ष, कि जो बोल रहे थे कि बांध नहीं बनना चाहिए, और इन्होंने ये कमेटी कब बनाई थी? 1978 में। अब विद्यासागर नौटियाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हमको पता है, जैसे कि मैं हमेशा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहता हूं, वो देखते हैं। इनका जन्म जो है 1933 में हुआ है, और इनके गांव का नाम है माली देवल गांव। इनके गांव का नाम है माली देवल गांव। विद्यासागर नौटियाल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को झुकने में दिक्कत है, बैक पेन प्रॉब्लम होती है मेरी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं विद्यासागर नौटियाल। और आपको पता है 1933 में माली देवल गांव में इनका जन्म हुआ था, परंतु बहुत प्रसिद्ध है और ये एक प्रकार के लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कविताएं, कहानियां लिखी हैं, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। बट फिलहाल हमारा इतना ही पॉइंट है मेरे दोस्तों कि बांध विरोधी समिति 1978 में बनी, बनाने वाला है विद्यासागर नौटियाल। और विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जब लेखक थे तो इनकी कुछ कविताएं मैं पढ़ाऊं आपको, तो कविताएं की जगह सबसे पहले विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा आपको लिखनी चाहिए। इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है, अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी। तो विद्यासागर नौटियाल की बायोग्राफी का नाम है मोहन गाता जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहन गाता जाएगा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो मोहन गाता जाएगा विद्यासागर नौटियाल की। इसके अलावा इन्होंने और भी बुक लिखी है, जैसे पूछा जाएगा सूरज सबका है, सूरज सबका है, ये किसकी बुक है, ये भी नौटियाल जी की बुक है, सूरज सबका है, ये बुक भी नौटियाल जी ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है, अब वो बुक का नाम है यमुना के बागी बेटे। यमुना के बागी बेटे किसकी बुक है, विद्यासागर नौटियाल की है। एक और बुक इन्होंने लिखी है, अब बुक का नाम है भीम अकेला है। तो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता रहता हूं, जिससे कि आप जोड़ के सारी चीजों को एक साथ याद कर सकें। अदरवाइज मेरा टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया था, बांध विरोधी समिति। मगर विद्यासागर नौटियाल जी को हमने अभी कवर अप कर दिया है, उनकी आत्मकथा लिख दी है, उनका जन्म लिख दिया है, उनकी अदर्स बुक लिख दी है, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि ना होता क्या है, मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, और मैं विराट कोहली के जैसे क्रिकेट खेलता हूँ तो लोग बोलते थे कि तो हमारा विराट कोहली है। मैं हूँ तो नहीं विराट कोहली, मगर उसके जैसे मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, टीम को मुश्किल समय में जिता देता हूँ, तो लोग बोलते थे कि भाई ये हमारा विराट कोहली है, टीम वाले। तो ऐसे ही क्या मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है हमारे हिंदी के इतिहास में। अगर आप पढ़ोगे तो प्रेमचंद्र जी थे बड़े महान, मतलब प्रेमचंद्र को ऐसा कोई है नहीं को जो जानता नहीं हो। तो प्रेमचंद्र जी की लेखन शैली जैसी थी, जिस तरीके से प्रेमचंद्र जी लिखते थे वही तरीके की लेखन शैली थी विद्यासागर नौटियाल जी की, जो आपने कॉपी में लिखा होगा। और इसीलिए विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहते हैं, पहाड़ का प्रेमचंद्र। इन द सेंस आपको क्वेश्चन आता है कि पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहते हैं, विद्यासागर नौटियाल को। बाकी विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखी जाने वाली बुक मैंने लिख दिए हैं, यमुना के बागी बेटे, सूरज सबका है, भीम अकेला है, अब मोहन गाता जाएगा इनकी आत्मकथा है। 1933 में माली देवल गांव में इनका जन्म हुआ था। 1938 में ये भी टिहरी डैम के विरोध में थे, इन्होंने तो बांध विरोधी समिति भी बना दी थी, जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक चल रहा है। सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट में, सबको लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, मेक श्योर कि आपने कल वाली क्लास का रिविजन कर लिया है। ओके, पढ़ते हैं आगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर क्लासेस लंबी लंबी रखिए, अगर जिनको पढ़ना होगा वो सारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, तो आप अपने सुझाव प्लीज़ लिख के मुझे बताइएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप जैसे सुझाव मुझे दोगे मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा। कोई बच्चा बोलता है बोर्ड का कलर चेंज करो, तो मैं आने वाली क्लासेस में बोर्ड का कलर भी चेंज कर दूंगा। कोई बच्चा बोलता है कि सर ये शुरू करो, तो मैं वही चीज़ शुरू करता हूँ। कोई बोलता है वीडियो लंबी बनाओ, तो मैं वही शुरू करता हूँ। कोई अपने डाउट पूछता है तो मैं उनको डाउट भी बताता हूँ।
बट आप बताया करो, क्योंकि हिंदी के सिलेबस में ना पत्र, एक आयामी पत्र नहीं होना चाहिए, द्विआयामी होना चाहिए कि मैं आपको कुछ चीज़ें डिलीवर करूं तो आप भी मुझे कुछ चीज़ें पूछो, तभी पढ़ाने का मजा भी है। ठीक है, तो आप अपने सुझाव भी बिल्कुल भेजिएगा तो मेरे को पता लगेगा क्या क्या करना है। आगे बांध विरोधी समिति हो गई, पहले कमलेंदु मतिसाह के बारे में पढ़ लिया, विद्यासागर नौटियाल के बारे में पढ़ लिया। अब बांध के विरोध में तीसरी चीज क्या होती है, तो तीसरी चीज बांध के विरोध में होती है 1979, और टिहरी का एक व्यक्ति है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, वह है बीरेंद्र सकलानी जी। तो बीरेंद्र सकलानी जी ने हाई कोर्ट में याचिका ही दायर कर दी, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, याचिका दायर की। याचिका क्यों दायर की कि टिहरी का डैम नहीं बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा, टिहरी डैम के विरोध में हाई कोर्ट कौन गए थे एप्लीकेशन डाल के, तो बीरेंद्र सकलानी जी गए थे। इन्होंने बोला टिहरी का डैम नहीं बनना चाहिए, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। मतलब कहीं पे घनघोर जंगल है और वहीं पे हमने डैम बना दिया तो पूरा का पूरा जंगल डैम के पानी के अंदर तबाह हो जाएगा, तो सारे के सारे जंगल तो नष्ट हो जाएगा, तो पर्यावरण को भी इससे नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है माइग्रेट करके, जिनको रोजगार की समस्याएं भी होती हैं। वहाँ उनका अच्छा खासा रोजगार धंधा चल रहा था, सरकार उनको दूसरी जगह जमीनें दी, क्या पता उनका रोजगार धंधा वहाँ ना चले, तो प्रॉब्लम होती है। तो अपनी इन्हीं प्रॉब्लम के तौर पे बीरेंद्र सकलानी जी हाई कोर्ट की शरण में चले गए कि मालिक इस डैम को रोक दो। मगर होती ना सरकार की जो मंशा होती है, सरकार को जो करना होता है सरकार वही करती है, चाहे तुम्हें कुछ भी कर लो। उत्तराखंड बेरोजगार वाले बेरोजगार संघ, बॉबी पवार जी, राम कंडवाल जी कब से आंदोलन कर रहे, सीबीआई की मांग, सीबीआई हो रही, सीबीआई की मांग नहीं होगी, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। हम लोग आंदोलन ही करते रह जाते हैं। इन्होंने भी सब कुछ किया, हाई कोर्ट भी चले गए, बट सरकार ने नहीं सुनी, टिहरी डैम तो बनकर ही रहा। तो क्वेश्चन आएगा, डैम के विरोध में कौन गया था हाई कोर्ट, तो आपने देखा होगा डैम के विरोध में हाई कोर्ट कौन गए, बीरेंद्र सकलानी जी। इसके बाद टिहरी डैम का काम फिर भी नहीं रुका, तो इसके अलावा एक और डेट आपने पढ़नी है 1991, और अब की बार आपने पढ़ना है उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में सुप्रसिद्ध नाम, सबसे फेमस नाम, और वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सबने सुना होगा, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने तो सरकार के थ्रू तो काम नहीं रोका, मगर अपने लोगों के साथ गया और खुद ही चला गया जहां पे डैम बन रहा था, अब मजदूरों को काम नहीं करने दिया और हड़ताल पर बैठ गए वहां पे, और 78 दिन तक काम भी रोक दिया। टिहरी डैम का काम कितने दिन तक रुका था, 78 दिन तक टिहरी डैम बना ही नहीं। जो मजदूर या इंजीनियर लोग जो काम कर रहे थे टिहरी में ना, वो टिहरी डैम का काम नहीं कर पाए। सुंदरलाल बहुगुणा जनबल धन के साथ गए और धरने पे बैठ गए, आंदोलन करने लग गए कि बांध निर्माण वापस करो, वापस करो, वापस करो, बांध निर्माण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और 78 दिन बहुत होते यार, 2.5-3 महीने तक काम ही रोक दिया, जिसको हाई कोर्ट नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया, बांध विरोधी समिति नहीं रोक पाई, आपको रानी नहीं रोक पाई, कमलेंदु मतिसाह और सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद, ये गए वहां पे और पर्यावरण का मुद्दा रख के गए और बोल दिया साफ साफ कि टिहरी का डैम नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो लो, और अपने दम पे अकेला 78 दिन तक काम ही रोक दिया। बड़ी गजब की बात है। तो टिहरी डैम का निर्माण कार्य 78 दिन तक किसने रोका, सुंदरलाल बहुगुणा ने रोका। और कब रोका, 1991 में रोका। सारी चीजें लाइन वाइज से याद करिएगा, नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। दिक्कत होती है, समस्या होती है, कुछ हमसे गलती होती है तो आप सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में, या मैंने नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे एक बात आई थी सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो बहुगुणा जी की इतना फेमस नाम, इतनी फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाना तो बनता है जी। 1927 में इनका जन्म हुआ था और टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये इनके एक्स्ट्रा फैक्ट यहीं पे लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका चिपको मूवमेंट है ना, इसको कभी पढ़ाऊंगा मैं जिस दिन हम पर्यावरण पढ़ेंगे। तो चिपको मूवमेंट को विश्व प्रसिद्ध करने में इनका योगदान है। चिपको मूवमेंट को विश्व प्रसिद्ध किसने किया था, एक तो इन्होंने किया था और एक दूसरा नाम भी लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट।
तो ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिपको मूवमेंट को विश्व प्रसिद्ध किया था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात चल रही थी तो मैंने उनके बारे में यहीं पे आपको पॉइंट लिखा दिया है, जिसको हम जहाँ पे पढ़ेंगे वहीं पे क्लियर कर देंगे तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे और इसी से बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में। यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट और बताना है तो एक पॉइंट पटवारी का पेपर आप देख लीजिएगा, उसमें आया था कि उत्तराखंड से या टिहरी से या गंगा सागर तक पैदल यात्रा या साइकिल यात्रा किसने करी थी, तो उसका सही आंसर भी सुंदरलाल बहुगुणा था। टिहरी से गंगा सागर, और गंगा सागर कहाँ है आपका, कोलकाता वेस्ट बंगाल है। और टिहरी डैम के विरोध में जहाँ जहाँ से तक गंगा नदी जाती है उसी रास्ते 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 गए थे और साइकिल यात्रा इन्होंने करी थी कि डैम मत बनाओ, डैम मत बनाओ, डैम मत बनाओ, मगर डैम तो बनकर ही रहा। हमने कह दिया सरकार की जो मंशा है सरकार करके रहेगी, जिससे सरकार को फायदा होगा सरकार वो हर चीज़ करेगी, चाहे जनता को कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये पटवारी के पेपर में भी आ रखा था कि साइकिल यात्रा किसने की थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने करी थी। तो आज हमें टिहरी डैम का विरोध के बारे में भी पता चल गया कि टिहरी डैम बना कैसे कैसे, वो हमने देखा था कल वाली क्लास में, और आज हमने टिहरी डैम का विरोध भी देख लिया। ठीक है, और टिहरी डैम के बारे में एक पॉइंट हमें यह भी पता चल गया क्या मेरे दोस्तों, कि बन कितने का रहा था, 600 मेगावाट का, बना कितना 2400 मेगावाट का, अभी कितने का है 2400 का है। किसकी वजह से, मिखाइल गोरबाचोव की वजह से। बनकर तैयार हो गया, राष्ट्र को कब सौंपा गया, 30 जुलाई 2006 को। बनेगा तो विरोध होगा, पहला विरोध कमलेंदु शाह करती हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है। विद्यासागर नौटियाल जी तो समिति बना देते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। वीरेंद्र सकलानी हाई कोर्ट जाते हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे नहीं तो नहीं लिखा है। और उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी तो बड़े फेमस हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी को नहीं जाना होगा। उनके बारे में भी सारे फैक्ट आपके बोर्ड पे लिखे, आपके स्क्रीन पर, आपको वो याद करना है। हमारा काम आपको समझाना, आपको बताना, आपको नोट्स प्रोवाइड करना, आपका काम याद करना, रिविजन करना है और हमें सपोर्ट करना है, अपने सुझाव देना है, जिससे मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम के बारे में लगभग जितनी सी बातें थी आधी कल वाली क्लास में, आधी आज वाली क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज एक नई हेडिंग पढ़ेंगे और नई हेडिंग का नाम डालिएगा चंबा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको टिहरी के चित्र दिखाए थे तो चंबा मैंने आपको फोटो में दिखा दिया था, और अभी दोबारा क्लास के एंड में मैं दोबारा आपको चित्र भी दिखाऊंगा। चित्र दिखाने का सिंपल सा मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि हमको, अब कुमाऊं वाले बच्चे ने तो चंबा बाजार देखा ही नहीं है, चंबा के बारे में समझाने की जिम्मेदारी मेरी, और पूरा भरोसा है मुझे खुद पे कि बहुत अच्छे तरीके से शायद मैं आपको समझा पाऊंगा, और उसे अच्छे तरीके से आपने समझा होगा और सेम आप इमेज में देख भी दोगे बोर्ड पे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा चीज़ें आपके लिए। तो मैंने चित्र दिखाए भी थे स्टार्टिंग में, एंड द एंड भी देखेंगे। चंबा के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। चंबा का पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं 5 सड़कों का चौराहा। 5 सड़कों का चौराहा चंबा को कहते हैं। ठीक है, मेरा जो दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग वाला एक्सप्लोर विद अर्जुन, उस पर आप जाओगे तो जब मैं चंबा की घूमने के लिए गया था, क्योंकि मैं ऑल उत्तराखंड की जब ट्रिप पे गया था तो वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग में भी साफ साफ वीडियो में भी दिखा रखा है कि चंबा मार्केट में एक रोड इधर जा रही, 1 2 3 4 5, उस चौराहे से ना 5 साइड के लिए रोडें निकली है, तो 5 सड़कों का चौराहा उसे कहते हैं। नॉर्मल सेंटर पॉइंट से चारों साइड के लिए रोड जाती, आपके यहाँ भी चौराहे होंगे, चौराहे राह मतलब रास्ते, तो 4 चौराहे बोल देते हैं। मगर इस चंबा से ना 5 रास्ते निकले हैं, तो चौराहा तो नहीं बोल सकते, पंचराहा बोल सकते इसे। तो 5 सड़कों का चौराहे किस शहर को बोलते उत्तराखंड में, तो चंबा को बोलता है। यहाँ से 5 साइड के लिए रोड गई है। ऐसे ही जीके में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, हमेशा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता हूं, और 5 सड़कों का चौराहा जीके में कानपुर को बोला जाता है। कभी कानपुर शहर जाइएगा आप, और वहां से भी एक ही शहर से 5 साइड के लिए नेशनल हाईवेज निकले हैं, रोडें निकली है, तो उसको भी 5 सड़कों का चौराहा कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चंबा को कहते हैं। इसके अलावा चंबा के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो चंबा का दूसरा पॉइंट है चंबा का ओल्ड नेम। तो अगर क्वेश्चन आएगा चंबा का पुराना नाम क्या है, पहले तो चंबा को चंबा नहीं कहते थे, तो चंबा का पुराना नाम है चमुआ। तो नॉर्मल ऑप्शन देख के भी लग जाएगा। तीसरा पॉइंट, चंबा की सबसे फेमस पर्सनालिटी जिनकी वजह से चंबा चमका हुआ है, जिनकी वजह से चंबा वालों की छाती चौड़ी हो जाती होगी कि वाह, वो है गब्बर सिंह नेगी जी। गब्बर सिंह नेगी जी का चित्र भी मैंने आज की क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया था। तो गब्बर सिंह नेगी जी का भी बेसिकली कहाँ से संबंध था, टिहरी से। इससे पहले हम एक स्वतंत्रता
सेनानी तो क्या बोले, मगर एक वीर नायक के बारे में पढ़ चुके अपने देश के, जिनका नाम था दरबान सिंह नेगी। और दरबान सिंह नेगी का संबंध था चमोली से। अब है गब्बर सिंह नेगी, तो गब्बर सिंह नेगी का संबंध है टिहरी से, और टिहरी में इनका संबंध है चंबा से। गब्बर सिंह नेगी के बारे में मैं बताऊं आपको, तो 21 अप्रैल 1895 में इनका जन्म हुआ था इसी चंबा में, और 16-17 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे, और 17-18 साल की ही कम उम्र में शहीद भी हो गए, और बहुत वीरता से लड़ा फ्रांस के न्यू चैपल नामक जगह पे, और अकेला, जिस लड़ाई में अंग्रेज सैनिक इनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि गढ़वाली था, लड़ाई करने कहाँ जा रखा, जर्मनी के साथ अंग्रेजों की लड़ाई करने जा रखा था, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने जा रहे थे वहां, दूसरे देश में, दूसरे देश के लिए, और दूसरे देश को मार रहे थे, जहां पर जिनको बचाना था वो तो सारे भाग के चले गए, और अकेले रुके हुए थे, और अकेले ही जर्मनी के सैनिकों पे गोली चला रहे थे, परेशान करके रख दिया। मगर एट द एंड अकेला कब तक लड़ेगा, आदमी शहीद हो गया। बहुत रोचक, बहुत वीरता वाली इनकी कहानी है, कभी सुनिएगा आप। तो गब्बर सिंह नेगी का जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमें एग्जाम निकालना पड़ते हैं, क्या करते हैं, तो अंग्रेजों ने गब्बर सिंह नेगी को 1915 में क्या दिया, विक्टोरिया क्रॉस दिया। अगर क्वेश्चन आएगा गब्बर सिंह नेगी को अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कब मिला, तो आप बोल सकते हो 1915 में मिला। और कैसे मिला, मरणोपरांत मिला, मरणोपरांत, शहीद होने के बाद इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अवार्ड किसी इंडियन को मिलना उस जमाने की बहुत बड़ी वीरता कहलाती थी, आप ये खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा कभी क्वेश्चन आएगा, इन्होंने अंग्रेजों के लिए अपनी जान की शहीदी दे दी थी, तो ये ड्यूटी कहाँ कर रहे थे, कहाँ पे ये पंगा हो रहा था, अंग्रेजों की रक्षा इन्होंने कहाँ पर करी थी, तो अंग्रेजों की रक्षा इन्होंने करी थी फ्रांस में, और एक जगह का नाम है न्यू चैपल। न्यू चैपल एक जगह होगी फ्रांस में, वहां पर इन्होंने इनकी रक्षा करी थी, यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे ये शहीद हुए थे, या मैं यहाँ पे लिख ही दूं, ये शहीद कहाँ हुए थे, इधर ही हुए थे। तो ये भूमि शहीदों की भूमि है, ये चंबा भी शहीदों की भूमि है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना चाहिए, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इनकी याद में वहाँ पे बना है स्मारक, और उस स्मारक का चित्र भी मैं आपको दिखा चुका था इससे पहले के चित्रों में। वो स्मारक कौन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, चंबा में गब्बर सिंह नेगी का स्मारक कब बना, तो 1925 में बना, और दैट टाइम द किंग ऑफ टिहरी, दैट टाइम किंग ऑफ टिहरी इज नरेंद्र शाह। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों, कि टिहरी के किस राजा ने गब्बर सिंह नेगी का स्मारक टिहरी में बनाया है, तो नरेंद्र शाह ने गब्बर सिंह नेगी का स्मारक टिहरी में बनाया है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और गब्बर सिंह नेगी का स्मारक कब बना है, तो गब्बर सिंह नेगी का स्मारक आपके सामने पता है कब बना है गब्बर सिंह नेगी का स्मारक, तो गब्बर सिंह नेगी का स्मारक बना 25 में। अब बनाने वाले का नाम क्या है, नरेंद्र शाह। यहाँ तक की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। चंबा का ओल्ड डैम, 5 सड़कों का चौराहा, कानपुर जीके में बोला जाता है। गब्बर सिंह नेगी का जन्म, विक्टोरिया क्रॉस कहाँ पर मिला था, और इनके नाम का स्मारक कब बना, और इनके नाम का स्मारक किसने बनाया है चंबा में, तो नरेंद्र शाह ने बनाया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चंबा में ही एक लास्ट पॉइंट बच जाता है। चंबा का मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चंबा का लास्ट पॉइंट क्या है, 2010 में चंबा में ही, जिसको हम टिहरी पढ़ते हैं, टिहरी के अंदर ही हम चंबा पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया था 2010 में। हेमवती नंदन बोगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच होती थी, परंतु बाद में टिहरी के लोगों ने मांग करा कि इस विद्यालय का नाम टिहरी के किसी पुरुष के नाम से होना चाहिए, टिहरी के किसी महान व्यक्तित्व के नाम से होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी लेजेंड है, अच्छे है, ठीक है, परंतु टिहरी में बन रहा है तो टिहरी के किसी व्यक्ति के नाम से होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट पर्सनली। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में स्टेडियम बना है, ठीक है, हम पढ़ते हैं अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए था, उनका क्रिकेट से क्या लेना देना है।
उत्तराखंड में देख लीजिएगा आप, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तराखंड, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे देहरादून में, तो राजीव गांधी जी का क्या लेना देना है क्रिकेट से? उनके नाम से नहीं बनना चाहिए। ऐसी बनते किसी क्रिकेटर के नाम से बनाओ ना। आप स्पोर्ट्स को सपोर्ट करोगे, कैसे करोगे स्पोर्ट्स को सपोर्ट? राजनेता के नाम से आप स्पोर्ट्स स्टेडियम चला रहे हो, ये गलत लगता है मुझे पर्सनली, चाहे कोई मुझे कितना भी ट्रोल करे, कुछ गलत बोले, बट स्पोर्ट स्टेडियम बनना तो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से बनना चाहिए, जो देश का नाम रोशन कर रहे उस क्षेत्र में। राजनेता के नाम से नहीं बनना चाहिए। राजनेता के नाम से बनाना, सड़कें बना लो, बनती हैं सड़कें, बनाओ उनके नाम से, क्या दिक्कत है? कम से कम स्टेडियम तो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये विश्वविद्यालय 2010 में बना था, परंतु 2012 में इसका नाम क्या पड़ गया है? सीधे सुमन यूनिवर्सिटी पड़ गया है। और सीधे सुमन जी के बारे में तो नरेंद्र शाह वाली वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल में श्रीदेव सुमन जी के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। टीरी का इतिहास वाली प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे नरेंद्र शाह देखो, वहाँ पे श्रीदेव सुमन की पूरी वीडियो A to Z, सारे डाउट, सारे क्लियर, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ाए गए। तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का भी पूछा जाएगा वो, तो सीधे सुमन यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? टीरी में, और टीरी में प्रॉपरली कहाँ पे? चंबा में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय 2010 में बना था। इसी विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके बारे में सीधे सुमन कर दिया था। बाकी सीधे सुमन कौन है आपको पता है। चंबा एक बहुत एंड बेहतरीन जगह है, कभी आप जाइएगा। मैं उस समय गया था कभी यहाँ पे, जब एक बार फिल्म शूटिंग हो रही थी, बत्ती गुल मीटर चालू, शाहिद कपूर की फिल्म थी, तो वो गढ़वाल में काफ़ी शूट हुए, तो उस दौरान यहाँ जाना हुआ था। तो काफ़ी बेहतर है चीज़ें, जगह। आप भी जाइएगा, घूमिएगा, याद करिएगा फिलहाल, और इनको याद करो, रिवीजन करो। फिलहाल एक नौकरी पालो, घूमना देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें कैसी कैसी हो रही है, समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ। नहीं आएगी तो प्लीज़ आप पूछिएगा, सजेशन दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। क्या कमी रह जा रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो कमी बताओ, मैं वो चीज़ सही करने को तैयार हूँ। प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे, तरीके से मिलेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग में लिखेंगे आप चंद्रबदनी। अगली हेडिंग में हम लिखते हैं चंद्रबदनी। चंद्रबदनी से बड़ी अगर मंदिर है चंद्रबदनी का, अगर आप लिखना चाहते हो तो उस जगह का नाम है हिंडोला खाल। हिंडोला खाल, कोई टीरी का होगा, हिंडोला खाल साइड का होगा, तो कुछ गलतियां हो रही होगी तो आप बताना। और इस हिंडोला खाल को हम क्यों जानते हैं? हिंडोला खाल में दो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक मंदिर तो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, आप पुराने पेपर सॉल्व आउट करना, पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर में तुम्हें हिस्ट्री वाली वीडियो में भी पढ़ा रखा है। उत्तराखंड के सारे सूर्य मंदिर मैंने आपको लिखाए हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं पुराना जाके रिवीजन करके आ जाओ, और जो आजकल ही पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो देखो, सारे सूर्य मंदिर एक ही वीडियो में पढ़ा है। तो ये जो हिंडोला खाल नामक जगह है ना, दो मंदिरों के लिए फेमस जाना जा रहा है। एक मंदिर है यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। मैंने आपको वीडियो में इससे पहले फोटोज में भी दिखाया होगा चंद्रबदनी मंदिर, और क्लास के एंड में भी मैं आपको फोटो में चंद्रबदनी मंदिर को दिखाने की कोशिश करूंगा। और चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? हिंडोला खाल। हिंडोला खाल कहाँ है? टिहरी में है। ये चंद्रबदनी मंदिर क्यों फेमस है, इसको देखते हैं। चंद्रबदनी मंदिर एक पर्वत पे बसा हुआ मंदिर है, जिस पर्वत का नाम है चंद्रकूट पर्वत। तो चंद्रबदनी मंदिर कौन से पर्वत पे है? तो चंद्रकूट पर्वत पर है। ओके, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आएगा चंद्रकूट पर्वत का है, टिहरी में है, और इसी पर्वत पर कौन सा मंदिर है? चंद्रबदनी मंदिर है। परंतु ऐसा ही बड़ी फेमस जगह, बहुत सारे लोग यहाँ जाते भी हैं, हम भी गए हुए हैं। हम तो कौन सी जगह नहीं गए सारी जगह तो लगभग मैं विजिट किया हूँ, भगवान की कृपा से घूमने का मौका मिला है मुझे, और हर जगह दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए जाता रहता हूँ, कि शौक है घूमने का। ठीक है, मैंने बताया भी अपनी अपनी जगह की, जहाँ जहाँ तुम रहते हो। मेरी वीडियो अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ मुझे सुझाव देना कि एक बहुत सुंदर कोई जगह आपके यहाँ होगी घूमने लायक, तो मुझे बताना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में, हर मंथ लगभग घूमने जाता हो, तो शायद उधर की यात्रा पे आ जाऊँ घूमने के लिए। तो एक मंदिर है उत्तराखंड में, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, तुंगनाथ महादेव का मंदिर। सब लोग इनके बारे में जानते हैं। तो तुंगनाथ महादेव का मंदिर किस पर्वत पे है? तो वो है चंद्रशिला। तो अगर कभी पूछा जाएगा चंद्रशिला, तो ये बोलोगे आप रुद्रप्रयाग। कौन सा मंदिर? तो तुंगनाथ मंदिर। चंद्रकूट बोलेगा तो टिहरी, और टिहरी में कौन सा मंदिर? तो चंद्रबदनी मंदिर। मेरी आदत है चीज़ों को जोड़ना, आप जोड़ के पढ़ो, चीज़ें जल्दी याद होगी, ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी जिस दिन हम तुंगनाथ को पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जिले में, तो ये चीज़ पढ़ेंगे, तो उस दिन हम यही चीज़ रिवीजन करेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको ये पता नहीं है। अब मैंने दोनों बता दिए, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तब तक आप ये भूल जाना, तो गलत बात है।
इट मीन्स आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन करना जरूरी है, चीज़ों को याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रबदनी मंदिर के बारे में हमको क्या पढ़ना है। इस मंदिर को किस मंदिर को? चंद्रबदनी मंदिर। इस मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। किसको? चंद्रबदनी मंदिर को। भुवनेश्वरी पीठ बोलेंगे कहाँ है, तो भुवनेश्वरी पीठ भी आपका टिहरी में हो जाएगा, हिंडोला खाल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में पहले पशु बलि प्रथा होती थी। उत्तराखंड के या काफ़ी भारत में पशु बलि प्रथा पहले थी, विद्यमान थी। बहुत सारे मंदिरों में पशु बलि प्रथा होती थी। अभी भी गांव में नचाई पुजाई होती है, बकरा वगैरह खड़ वगैरह काटा जाता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर आप गढ़वाली कुमाऊनी हो तो। परंतु सरकार ने मंदिरों में पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी है। तो इस मंदिर में भी पशु बलि प्रथा पर रोक लगाई थी, स्वामी मनमत जी ने लगाई थी। कब लगाए थे उनको देखेंगे, परंतु ध्यान रखना इसी जगह पे 1964 में आए थे। और 1964 में कौन आए? एक स्वामी आए, और स्वामी का नाम था स्वामी मनमथ। और स्वामी मनमथ कहाँ से आए हैं? तो केरला से आए, और केरला से उत्तराखंड की यात्रा पे आए स्वामी मनमथ। कब आए? 64 में आए। और उत्तराखंड में किस मंदिर में रुके? तो इसी चंद्रबदनी मंदिर में रुके, या भुवनेश्वरी आश्रम में रुके। इन्होंने यहाँ पे एक आश्रम बना दिया था, जिस आश्रम का नाम था भुवनेश्वरी आश्रम। यहीं पे ये रुकते थे, इसी मंदिर में रुकते थे। और जब इस मंदिर में यहीं पे ये रुके, तो इसी स्वामी मनमथ जी ने 1969 में पशु बलि प्रथा को बंद कर दिया। पशु बलि प्रथा बंद। तो अगर क्वेश्चन आएगा चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा कब बंद हुई, तो 69 में हुई। और किसने करी? स्वामी मनमथ ने करी। कौन है ये स्वामी? तो स्वामी जी केरला से आए थे, पहाड़ों की यात्रा पे आए थे, उत्तराखंड के टिहरी में इसी मंदिर में बस गए, यहीं पे रह गए। और यहीं पे एक उन्होंने धर्मशाला खोल दिया था, जिसका नाम है भुवनेश्वरी आश्रम खोल दिया था। भुवनेश्वरी मंदिर उसका नाम ऑलरेडी था। तो स्वामी मनमथ का संबंध उत्तराखंड में किस मंदिर से है, तो आपको मैंने बता दिया है। कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, और कब पशु बलि प्रथा बंद करी। 64 में आए थे, पशु बलि प्रथा बंद करी थी 69 में। ठीक है। आपने सबके पास एक बेसिक से बुक परीक्षावाणी होगी। परीक्षावाणी में आपने सबसे लास्ट टॉपिक उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व खोलना है। उसी टॉपिक में आपको स्वामी मनमथ मिलेंगे, और स्वामी मनमथ का वहाँ पे एक पूरा नाम होगा, बहुत लंबा सा नाम है, और आपने वो नाम कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बता दिया सोर्स कहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्वामी मनमथ का पूरा नाम क्या है, आप वहाँ से लिख के मुझे कमेंट में करके बताएंगे। अब कोई लोग तो आलसी करेंगे कौन खोल रहा है, मगर कोई किताब खोलेगा, स्वामी मनमथ को पढ़ेगा, तो उसके बारे में उसे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। अब कुछ चीज़ें मैंने बता दी, कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे, और जिस चीज़ में आप मेहनत करते हो ना, वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाती है। तो इसलिए आप करिएगा इस काम को। आगे बढ़ते हैं। हिंडोला खाल के बारे में ये चीज़ हमें पता चल गई है, चंद्रबदनी मंदिर के बारे में हमें पता चल गया है। इसके अलावा हिंडोला खाल में एक और मंदिर है जो पेपर में पूछा भी जा चुका है, और इस मंदिर का नाम क्या है? पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। और पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कल्याण वर्मन ने बनाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कल्याण वर्मन जी ने कराया है। बाकी सूर्य मंदिर की सारी सूर्य मंदिर की एक वीडियो में आपको ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है आपको वो याद भी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नई हेडिंग हम पढ़ेंगे। तो आज की कौन सी वाली हेडिंग होगी? दूसरी हेडिंग है क्या ये? तो लगभग जो भी होगी आप लिखिएगा। आज की चौथी हेडिंग हमारे पास आएगा, और हेडिंग के तौर पे हम लिखेंगे नरेंद्र नगर। ठीक है। नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने बसाया होगा। नरेंद्र नगर को कब बसाया था? 1921 में किया था। नरेंद्र नगर का ओल्ड नेम आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ पुराने बच्चों को। नरेंद्र नगर का ओल्ड नेम क्या है? ओड़ाथली है। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है ओड़ाथली। 1921 में बना था। नरेंद्र नगर में राजा का महल, नरेंद्र नगर में जो राजा का भवन या राजा का महल बना था। अब जब शहर की स्थापना कर रहे हैं नरेंद्र शाह, आप ही खुद बताओ, तो अपने लिए महल तो बनाए गए ना। जैसे आप किसी एक शहर को बसा रहे हो जनता के लिए, तो अपने लिए भी तो एक महल बनाओगे। तो इन्होंने एक महल बनाया अपने लिए, और महल बनाया 1924 में। और क्वेश्चन आएगा इस नरेंद्र नगर को राजा ने राजधानी कब बना दिया था? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1925 में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, नरेंद्र नगर शहर को कब बनाया? 21 में। राजा ने अपने लिए महल कब बनाया? 24 में। और उसको राजधानी कब बना दिया? 25 में। किसको? नरेंद्र नगर को। तो क्या क्वेश्चन आएगा? नरेंद्र नगर की स्थापना 21, नरेंद्र नगर में महल 24, और नरेंद्र नगर को राजधानी 25। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप पढ़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी आपको चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़े, जो ये राजा का महल है ना, इसी महल में आप नोट करके लिखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने इसका अधिग्रहण कर दिया है। मैं इसका भी चित्र आपको दिखाऊंगा अभी स्लाइड में। और इसका वर्तमान नाम क्या है ना, तो इसको वर्तमान में बोलते हैं आनंद भवन। आनंद भवन। अभी G20 की समिट हुई थी नरेंद्र नगर में, तो जो बड़े बड़े राजनयिक आ रखे थे विदेशों से, वो इसी होटल में रुके थे। अब एक होटल टाइप का बन गया, बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। दिखने का तो छोटा दिखेगा, मगर वहाँ लग्जरियस चीज़ें हैं, तो बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है। कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन आते हैं तो इसी होटल में रुकते हैं नरेंद्र नगर में जाके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नरेंद्र नगर के बारे में बेसिक सी बात है, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नरेंद्र नगर में आप क्या पढ़ोगे? नरेंद्र नगर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर, उस मंदिर का नाम है कुंजापुरी का मंदिर। कुंजापुरी का मंदिर या कुंजापुरी मंदिर कहाँ है? तो कुंजापुरी मंदिर टिहरी में है, और टिहरी में भी कहाँ है? नरेंद्र नगर में। बहुत फेमस, बहुत सुंदर, प्लीज़ आप इसे याद करें। अगला पॉइंट, नरेंद्र नगर के बारे में हमें जो पढ़ना पड़ेगा, नरेंद्र नगर के बारे में पड़ेगा आपको उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ पर है? अकेडमी कहाँ पर है? वो भी नरेंद्र नगर में है, और लगभग 2011 में ये बनी थी। कल या परसों की बात है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन एसआई है तो उनकी पीओपी पासिंग आउट पीरियड हुई थी यहाँ पे, कल परसों ही हुए थे पास आउट हो। तो एसआई की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, आप भी एसआई बने, एसआई की भर्ती आएगी शायद से 2-3-4 महीने में, फिर आपको यहाँ पे इंडिविजुअली जानने का मौका मिलेगा, और आपके कंधों पे सितारे सजेंगे, तो क्या फीलिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा। बट उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा कुंजापुरी या क्या बोल सकते हैं, नरेंद्र नगर में आप क्या पढ़ सकते हो? तो लास्ट पॉइंट SCERT। SCERT भी यहाँ पे है। जैसे होता है ना NCERT, NCERT की जो बुक हमें पढ़ते हैं, N मतलब नेशनल, और यहाँ पे S मतलब स्टेट। तो जैसे NCERT पूरे देश में होता है, वैसे राज्य में क्या होता है? SCERT। तो SCERT का हेडक्वार्टर उत्तराखंड में कहाँ है? ये भी नरेंद्र नगर में है। कुछ कुछ बुकों में अब आपको ये देहरादून में मिल जाएगा, बट बेसिकली ये पहले नरेंद्र नगर में था, और इसके लिए कंट्रोवर्सी भी होती है इसकी डेट के लिए। फिलहाल जो डेट मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो 17 जनवरी 2006 होनी चाहिए। बाकी कहीं कहीं पे इसकी डेट अलग अलग भी मिल जाती है गूगल वगैरह करने के बाद। तो आप लोग भी इस पर डिस्कस करें, आप लोग भी इसका पता करते रहें SCERT का क्या मुद्दा है। थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा तो आता है, बट SCERT को बेसिकली हम नरेंद्र नगर में पढ़ लेते हैं, और 17 जनवरी 2006 को बना था। इसकी डेट और इसकी लोकेशन कोई देहरादून भी बता देता है, कोई 2002 भी बता देता है, तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं इंडिविजुअली यहाँ पे नहीं गया हूँ तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट किताबों में ऐसा डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप नरेंद्र नगर ये डेट याद कर लीजिएगा। बाकी इससे अलग आपको डेट मिलती है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा क्या सीन है, क्या सीन नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी नरेंद्र नगर के बारे में, कब कब महल बना, कब कब क्या बना, और क्या क्या नरेंद्र नगर में है। इसके अलावा नरेंद्र नगर की एक बात मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ कि अगर उत्तराखंड में बोलेगा तो उत्तराखंड में मैक्सिमम बारिश कहाँ होती है? तो उत्तराखंड में मैक्सिमम बारिश नरेंद्र नगर में ही होती है। इसीलिए उत्तराखंड का चेरापूंजी, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं? उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को ही कहते हैं। ये आपको पढ़ा भी चुका हूँ। और बारिश की वजह से कुमाऊँ का चेरापूंजी, ये भी मैं आपको पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। कुमाऊँ का चेरापूंजी बोलते हैं सूखी ढाक को। सूखी ढाक कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है गढ़वाल का चेरापूंजी, देन योर आंसर विल बी मंडल घाटी। और मंडल घाटी कहाँ है आपकी? तो मंडल घाटी आपको पड़ेगा गोपेश्वर, और गोपेश्वर आपको पड़ेगा चमोली। तो ये ऑलरेडी मैं आपको पुरानी क्लासेस में बता चुका था, बट आज नरेंद्र नगर को पढ़ रहे थे तो सारी चीज़ें रिवीजन करना ज़रूरी होगा। इसीलिए चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, हर एक चीज़ का रिवीजन होगा। जितना रिवीजन होगा चीज़ें मजबूत होगी और हमेशा के लिए याद होगी। आपके लिए मेहनत की जा रही है,
और आप कमियां बताएं, मैं उन कमियों को सुधारूंगा तो आपका ही फायदा होगा। फिलहाल आप नोट डाउन करेंगे चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा हम नरेंद्र नगर टिहरी में क्या पढ़ सकते हैं, तो टिहरी में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे नरेंद्र नगर पढ़ लिया था, तो आपको पता ही है, मैं हिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ। प्रताप नगर इसके पापा दादाजी ने बनाया था। प्रताप नगर बना था 1877 में, और इसका ओल्ड नेम क्या था, ठांग धार। इसके अलावा इसके पापा का नाम था कीर्ति शाह, तो उन्होंने बनाया था कीर्ति नगर। तो कीर्ति नगर जो बना था दोस्तों, ये बना था 1896 में, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और इसका ओल्ड नेम क्या था, बिलोली गांव इसका ओल्ड नेम था। नरेंद्र नगर तो मैंने बता ही दिया है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। जितनी बार लिखोगे आपको उतना अच्छा सा याद होगा। 1921, और इसका ओल्ड नेम क्या है, ओड़ाथली है। बाकी नरेंद्र नगर को तो मैं एज ए हेडिंग के तौर पे लिखा चुका हूँ। इसके अलावा टिहरी में टूरिस्ट प्लेस में एक बहुत बड़ा नाम आता है, धनोल्टी। धनोल्टी से बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी है। जब मैं गया था यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़, मैं जिस गांव में रहता हूँ, हमारे यहाँ तो बर्फ़ ही नहीं गिरती। तो हम घूमने के लिए जाते हैं ऐसी, तो मैंने पहली बार यहीं देखी थी बिल्कुल ऐसी बर्फ़ की। वाह, बाइक इतनी बुरी तरीके से फिसल रही थी, बहुत मुश्किल से यहाँ पे चलाई थी। वहाँ बहुत परेशानी आई थी, बहुत परेशानी के साथ मज़ा भी आया था घूमने का। जब तक परेशानी नहीं होगी तब तक घूमने का मज़ा ही नहीं है। तो धनोल्टी से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो ये धनोल्टी भी टिहरी में आता है। जब भी आप धनोल्टी जाओ, तो धनोल्टी से थोड़ा आके जाने के बाद एक मंदिर आता है, सुरकंडा देवी का मंदिर। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुमाऊं के ही स्टूडेंट क्यों नहीं हो, इस मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप चाहे स्वर्ग कहो, चाहे सुरकंडा देवी कहो, बात एक ही है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार ये मंदिर है। खासकर अगर आप ठंडियों के टाइम पे चले गए, तो बहुत बर्फ़ भी यहाँ पे गिरती है, और बहुत सुंदर लोकेशन पे, बहुत अच्छी जगह पे। अगर मौसम आपकी कृपा से सही है, भगवान की कृपा से सही है, तो आपको बड़े नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और उम्मीद है कि कोहरा वोरा ज़्यादा लगा रहता तो आपको दिख नहीं पाता, पर बहुत शानदार जगह है सुरकंडा देवी मंदिर। मैं भी आपको सुरकंडा देवी मंदिर का चित्र भी दिखाऊंगा, वो भी टिहरी में ही है, आपको याद करना है। इसके अलावा टिहरी में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, उत्तराखंड कांस्टेबल के पेपर में आ भी चुका है, अब वो है कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल को बेसिकली आप पढ़ें तो इसको हम पढ़ते हैं मसूरी में, परंतु जिला अगर आपको बोला जाएगा तो जिला आता है टिहरी में। और कैंपटी फॉल का विकास 1835 में, इसका डेवलपमेंट किया था जॉन मैकिनन ने। कैंपटी फॉल दो शब्दों से मिलकर बना है, कैंप प्लस टी मतलब चाय लगा। जैसे मैं घुमकड़ी का शौकीन हूँ, तो हम घूमने जाते हैं तो हम टेंट वगैरह लगाते हैं ना, जहाँ पे हमें रोड मिलते हैं, खाली जगह मिलते हैं सोने के लिए, टेंट वगैरह लगाते हैं, तंबू वगैरह खुद से बाइकर्स वगैरह राइडर्स वगैरह करते हैं। तो एज यूजुअल हम भी कर लेते हैं। तो कैंप तो लगा दिया हमने वहाँ पे, जहाँ पे सोने का होगा कैंप बना दिया हमने। तो वहीं पे अंग्रेज लोग ना अपना कैंप लगा देते हैं, इंजॉयमेंट करने के लिए आते थे, पार्टी वगैरह करने के लिए। और कैंप लगा के वो निहारते हुए झरने को टी पीते थे, मतलब चाय पीते थे, तो उसका नाम ही पड़ गया कैंपटी फॉल। मैं कैंपटी फॉल का चित्र भी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा टिहरी में आपको एक चीज़ और पढ़ने के लिए मिलेगी, अब वो है वन लाइनर क्वेश्चन में बूढ़ा केदार कहाँ है, टिहरी में है। और यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, बाल गंगा प्लस धर्म गंगा। तो बाल गंगा प्लस धर्म गंगा का संगम कहाँ पे होता है, बूढ़ा केदार में होता है। अब बूढ़ा केदार कहाँ है, टिहरी में है। और जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा ना, ये सारी चीज़ हमें रिपीट करनी है। नदियों का नाम तो नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे, मगर इनको भूल मत जाना। नदी तंत्र जब तक मैं उत्तराखंड में टॉपिक आएगा नदी तंत्र, तब तक आप इनको भूल गए तो फायदा ही क्या है। जैसे मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया होगा, पूर्वी नहर पश्चिमी नहर कैसे कैसे बनती है, आप अभी उनको नदी तंत्र तक आते आते भूल जाओगे तो फिर फायदा ही क्या मेरा जिला सीरीज पढ़ाने का। इसलिए बोलता हूँ बार बार रिपीटन करना है। इसके अलावा टिहरी में हमको और चीज़ें क्या पढ़ने के लिए मिलती है, टिहरी का एक गांव का नाम है सरपोली गांव। कोई टिहरी का स्टूडेंट होगा तो प्लीज़ सरपोली गांव के बारे में मुझे कमेंट करके या पर्सनली मैसेज में बताएं। मैंने ऐसा पढ़ा है किताब में, और इसलिए मैंने गूगल भी चेक किया, तो गूगल भी बताता है इस गाँव के लगभग 200 से ज़्यादा परिवारों के लोग या 200 से ज़्यादा लोग विदेशों में नौकरी करने गए हैं। अब विदेशों में भी नौकरी करने कहाँ गए हैं, जापान गए हैं। दैट्स वाई उत्तराखंड में मिनी जापान के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस गांव को मिनी जापान के नाम से जानते हैं,
तो सरपोली गांव, ये सरपोली गांव का आपका टिहरी में है। बोले यहाँ के लोग बल जापान नौकरी करने जा रहे बहुत सारे। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए गूगल किया तो गूगल में मुझे ऐसी जानकारी मिली। बाकी कोई टिहरी का होगा तो आप मुझे बताना कि यार सही है कि नहीं है। बाकी फिलहाल ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट हम टिहरी पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा बता दिया जाता है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा टिहरी में ही एक फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर, और खतलिंग ग्लेशियर से ही एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है, भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। अभी आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने जो टिहरी पढ़ना था, टिहरी की ऑलमोस्ट पूरी स्लाइड खत्म हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हमने आज टिहरी के बारे में सीखी है, सिखाई है, समझी है, समझाई है। आज की क्लास काफ़ी लंबी होगी क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि क्लास लंबी रखिएगा जिससे ज़्यादा डाटा मिल पाएगा। तो मैंने ये कोशिश करी है। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा क्लास को लंबी रखना है या क्लास को छोटी रखना है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी चित्रों को देख लेते हैं। अभी लैपटॉप टैबलेट अपना बंद ना करें, ये सारी चीज़ें रिवीजन करें। ये सारी चीज़ें पलेठी, हिंडोला खाल, चंबा मार्केट, सुंदरलाल भोगोना, टिहरी डैम, इनको रिवीजन करते रहें। ये आपका कैंपटी फॉल है, मैंने बताया था बहुत खतरनाक है। इसको जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मसूरी। कभी आप मसूरी घूमने जाएं तो आप इस कैंपटी फॉल को ज़रूर देखोगे। ये मैं कैंपटी फॉल का चित्र, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है। इसके बाद इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था सुरकंडा देवी का मंदिर। और सुरकंडा देवी मंदिर को चाहे स्वर्ग को, बड़ा शानदार है। एक बार हम गए थे धनोल्टी, मैंने आपको बताया भी था। हम धनोल्टी गए थे और धनोल्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो धनोल्टी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी और उसी से थोड़ा सा आगे ये सुरकंडा माता का मंदिर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितनी सारी बर्फ़ गिर रखी है। ये सर्दियों की फ़ोटो है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको सुरकंडा देवी मंदिर जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने पुलिस प्रशासनिक एकेडमी के बारे में आपको पढ़ाया था जो कि नरेंद्र नगर में है और 2011 में बना है। SI अगर आप बन गए तो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग यहीं होगी, तो आप यहाँ को और अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है आनंद भवन की। मैंने आपको आनंद भवन के बारे में पढ़ाया था जो कि 1924 में बनाया था नरेंद्र शाह ने अपने महल के रूप में। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको और भी लग्जीरियस करके एक बड़ा सा होटल बनाया है और कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आते हैं। ये अभी बीच में G20 की समिट हुई थी तो बड़े बड़े नेताओं को रहने का मौका मिला था इस लग्जीरियस होटल में। फोटो में आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। राजा का महल था तो आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, ये था तो ये माता के बारे में बना था। यहाँ पे लिखा भी है कुंजापुरी माता का मंदिर। तो नरेंद्र नगर में हमने कुंजापुरी माता के बारे में पढ़ा है। तो ये कुंजापुरी माता की फ़ोटो है, बहुत सुंदर, बहुत मान्यता प्राप्त ये मंदिर है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुंजा। हिंदी की तैयारी भी तो आप कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कुंजा का अर्थ क्या होता है। उसके बाद ये चित्र है, एग्जाम में आ भी चुका है ऑलरेडी, पलेठी का सूर्य मंदिर। और सारे सूर्य मंदिर आपको पढ़ने होंगे तो हिस्ट्री की वीडियोस देख लीजिएगा, सारे सूर्य मंदिर मैंने वहाँ पे पढ़ा है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है और अभी भी पढ़ाया था। किसने इसको बनाया है, तो कल्याण वर्मन ने ये चीज़ें बनाई हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ा था, इसके बाद यहाँ पे पढ़ा था चंद्रबदनी का मंदिर, ड्रोन व्यू वाला मंदिर है। देखो घनघोर जंगल में एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर का नाम है चंद्रबदनी का मंदिर। आप इन चित्रों को दिमाग में सेव करें, जो डाटा आपने कॉपी में लिखा उनसे मैचअप करें, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या पढ़ा, यह है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बारे में अभी बताया, कब बना था, 2012 में बना था। चीज़ें 5 मिनट पहले आपने लिखी, भूलो मत उन्हें। और इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब था, 2010 में था। तो ये भी याद हो गया होगा। बहुत देखो शानदार यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी हो तो आदमी पढ़े क्यों नहीं, बिल्कुल जंगल के जगह, पहाड़ों पे। उसके बाद है ये हमारे वीर शहीद महान गब्बर सिंह नेगी जी का चित्र दिखा रखा आपको। गब्बर सिंह नेगी का स्मारक कहाँ पे, आपका चंबा में है। और किसने बनाया था, नरेंद्र शाह ने बनाया था। उस समय भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप भूले नहीं हो तो 10-15 मिनट पहले हमने यही चीज़ पढ़ी थी। आगे इन चित्रों को दिमाग में संजो के रखें। यह है टिहरी की बहुत सुंदर जगह जिसका नाम है चंबा। और इस पर गढ़वाली गाना भी है कि धन सिंगा की गाड़ी चाली ऋषिकेश भटे ने चंबा बजारा।
तो आज की हेडिंग में हमने ये सारी चीज़ें कवर अप करी थी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें याद हुई होगी, आपको चित्रों से भी कुछ मदद मिल रही होगी। इन चित्रों को कुछ अलग अलग तरीके से और भी अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ अपने सुझाव देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं चीज़ों को और बेहतर कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई थी, ये आपकी डिमांड थी। क्लास के साथ क्या शेड्यूल करना है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा।